बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। आपका यहाँ होना हमारे लिए काफी संतोष का विषय है। ये हमें आश्वासन देता है कि हम जो बात कहना चाहते हैं उसे लोग सुनना चाहते हैं, और उसमें अपनी आवाज मिलाकर हमें ये भी समझाना चाहते हैं कि हम दूसरों को इस जटिल विषय के बारे में कैसे कुछ बताएं। जो कुछ हमारी प्रोफेशनल नॉलेज है या जो हमने सीखा है, जाना है, वो शायद उतना सशक्त नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो हमारी बात सुनी जाती और लोग उस तरह से अपनी पॉलिसी बनाते, प्रोग्राम बनाते, और स्कूलों में हर तरह की मदद अभी तक पहुंची होती। मगर ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि हम कुछ चंद लोग हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं भारतवर्ष में, कुछ हजारों में होंगे। और मुझे याद है कि जब से हमारी इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी बनी है 1947 से, आज 75 साल हो गए। मुझे याद है कम से कम 50 सालों से तो ये बात चर्चा में रही है कि हमारे यहाँ कोई नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी नहीं है। और मुझे खुशी है कि आज जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, भारत सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है और ये कमिटमेंट विश्व को दिया है कि 2030 तक आत्महत्या में 10% की कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें क्या कार्यक्रम बनेंगे, क्या उसकी रूपरेखा होगी, ये अभी इतना निश्चित नहीं हुआ है, ना हमारे सामने रखा गया है। फिर भी हम आशा करते हैं कि ये एक अच्छा कदम है, और लोग, चाहे वो हमारे विषय से जुड़े हुए लोग हों या जो लोग मानसिक रोग से परेशान हैं, या जो लोग आत्महत्या के लिए हाई रिस्क ग्रुप में आते हों, या जन जन में ये भागीदारी पैदा हो, ये समझ आए कि वे इस नियम का, इस कानून का फायदा उठा सकें। अपने गली मोहल्ले के अस्पतालों में, स्कूलों में जाकर ये कह सकें कि इस विषय पर काम किया जाए, क्योंकि ये काम किसी एक संस्था या एक सरकार का नहीं है। आत्महत्या से निपटने का काम सभी का है। इट्स एवरीबॉडीज बिजनेस। जब कोई ये कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, तो वो समाज की बहुत बड़ी अवहेलना कर रहा होता है। एक बहुत बड़े जनजीवन की तरफ नकारात्मक दृष्टि से देख रहा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए। इसमें अनेक विषय हैं जिस पे हमें बात करने की आवश्यकता है। हमारा काम ये है कि हम सही सूचना सही लोगों तक पहुंचाएं, और हमें ये विश्वास है कि शिक्षा परिवर्तन लाती है। ये आपको सशक्त करेगी, यह आपको जीने का अंदाज सिखाएगी, जीने का बहाना बताएगी, और ये भी बता सकती है कि अगर आपके पास समस्या है तो उसका निदान कैसे प्राप्त करें, एक नई तरह से कैसे सोचें, नई पहल कहाँ से लाएं, समस्याओं का निराकरण कैसे करें। इसलिए ये संवाद आवश्यक है जो हम आज कर रहे हैं। अध्यापकों के साथ संवाद करने का अर्थ ये नहीं है कि उनकी देखरेख में कुछ बच्चे आत्महत्या का प्रयास कर लेते हैं। किसी पर भी लांछन का प्रश्न तो आता ही नहीं है। प्रश्न ये है कि वे हमसे ज्यादा जानते हैं इन बच्चों को। शायद हम उनसे एक दो बातें ऐसी सीख सकें जिसका हम रिसर्च में, इलाज में कुछ फायदा उठा सकें, कोई ऐसा पैकेज, ऐसा प्रोग्राम बना सके जिससे समस्या का हल निकल सके। और सीखना तो निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है।
अगर हम ये बता सके कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी छात्र में आत्महत्या के पहले कुछ मनोवैज्ञानिक लक्षण आते हैं, उन्हें पहचाना जा सकता है, उनका निराकरण किया जा सकता है, तो इस पर विश्वास क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्यों नहीं इस पर अमल किया जाना चाहिए? जब हम ये कहते हैं कि विद्यालयों में भारतवर्ष का कोई भी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम किसी भी प्रांगण को ले लीजिए, डिप्रेशन यानी उदासीनता की बीमारी, उदासी की बीमारी या चित्त की बीमारी या निराशा की समस्या कम से कम 15 से 20% छात्रों को है। कम से कम 15 से 17% लोगों को किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी है। लगभग 50 से 60% लोग, छात्र ये कहते हैं कि वे तनाव में हैं। अभी पिछले साल भारत सरकार ने मेंटल हेल्थ सर्वे किया स्टूडेंट्स में, एनसीईआरटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स ने किया। 3 लाख से भी अधिक छात्रों का ये सर्वे। निष्कर्ष क्या है? हालांकि ये सर्वे कोई बहुत उच्च कोटि का सर्वे अनफॉर्चुनेटली नहीं है, एक बहुत अच्छा मौका गंवा दिया गया है। फिर भी जो सामने आया है उसमें तो यही कहा गया है कि 40% को तनाव है। ये भी कहा गया है कि 75% स्टूडेंट्स बात करना चाहते हैं, अपनी बातों को समझाना चाहते हैं, वो जानते हैं संवाद क्या होता है। लेकिन उसमें ये सामने आया है कि वे तनाव में हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन 30 से 40% लोगों को है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आपके सामने है। इसके साथ-साथ अगर आप इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देखें, जो भी यूनाइटेड नेशंस की, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है भारतवर्ष के बारे में, आप उसे देख लें, या लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट देख लें, या हमारे देश में अनेक साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट अपनी रिसर्च करके पब्लिश करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि ये समस्या 50 से 60% बच्चे चीख कर हमसे कह रहे हैं कि वे तनाव में हैं, और हम चुप। स्कूलों में उनकी बात सुनी नहीं जा रही। मुझे मालूम नहीं कि तनाव से निपटने का स्कूलों ने, जिस प्रांगण में आधे से अधिक लोग अपनी समस्या बता रहे हैं, उस प्रांगण में उनकी समस्याओं के निराकरण का कोई उपाय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये लोगों को खुद सोचने की आवश्यकता है। हमारा काम यह है कि हम ये बता सकते हैं कि अगर तनाव रहेगा तो आप कुछ भी सिखाना चाहें, वो छात्र उतनी आसानी से नहीं सीख सकेगा। उसकी कार्यक्षमता, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसका मन, मानस, चित्त, सब कुछ प्रभावित होता है। इसलिए अगर सेकेंडरी डिप्रेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस, हेडेक, माइग्रेन, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, ड्रग्स, अल्कोहल, फाइटिंग, एग्रेशन, एंगर, अगर ये चीजें आप स्कूल के अगल-बगल देखते हैं, छात्रों में अगर आप आर्गुमेंटेटिवनेस देखते हैं, जो तनाव का एक लक्षण है, तो हमें अपने अंदर झाँक कर देखने की आवश्यकता है कि हमने इसके लिए क्या किया? क्या हमने इसे सामूहिक समस्या के रूप में पहचाना है? या कम से कम किसी एक व्यक्ति की समस्या के रूप में भी क्या पहचाना है? और अगर नहीं पहचाना है, तो क्यों नहीं पहचाना है? ये कुछ बातें हैं जो हमें ये सीखने का अवसर देती हैं कि हम आपके साथ कुछ वैज्ञानिक तथ्य साझा कर सकें, और हम और आप मिलकर कुछ ऐसी परिचर्चा, ऐसी सार्थक परिचर्चा कर सकें, जिससे कोई न कोई उत्तर सामने आए, कोई न कोई तरीका सामने आए। मानसिक तनाव से सिर्फ हमारे देश में, अपने
छात्र परेशान नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है और इसका मूल कारण है बढ़ता हुआ तेजी से सामाजिक परिवर्तन। समाज में जिस तरह के आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक नीतियों से संबंधित, संभावनाओं से संबंधित जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब का असर सुसाइड रेट पे, मेंटल इलनेस की परसेंटेज पे, इफिशिएंसी पे, सुख के एहसास पे, हमारी जन कल्याण पे बुरी तरह से पड़ा है। समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। हमारे बच्चे क्यों अधिक प्रभावित हुए हैं, उसके भी वैज्ञानिक कारण मैं आपको बताता हूं। जब उन मरीजों से जो साइकेट्रिक डिजीजेस से परेशान थे और अच्छे हो गए, लगभग 50-55 की उम्र में, उनसे पूछा गया कि बताइए वो कौन सी उम्र थी जब आपने पहली बार इस बीमारी के लक्षण को महसूस किया। 75 से 80% मरीजों ने जवाब दिया कि उस वक्त उनकी उम्र 14, 15 या 16 साल थी। ये फाइंडिंग सामने आई, ये रिसर्च आगे बढ़ाई गई। निष्कर्ष ये निकला कि जितनी सीरियस मेंटल इलनेस है, गंभीर प्रकार की जो मानसिक बीमारियां, उनमें से 75 से 80% या लगभग 75% बीमारियां लोग अपना पहला लक्षण उस समय महसूस करते हैं जब उनकी उम्र 14, 15, 16 या 17 वर्ष की होती। ध्यान रखिए, यही वो उम्र है जब हमारे मस्तिष्क का आखिरी पड़ाव मैच्योर हो रहा होता है। मस्तिष्क हमारे जन्म के समय 95% मैच्योर हो चुका होता है। बाकी बचा हुआ करीब 15, 16, 17 साल की उम्र तक होता है। तो ये जो आखिरी कवच है न्यूरॉनल सेल्स की, ये इसी उम्र में ढलती रहती है। यहाँ पर मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही नहीं, यही वह उम्र है जब हमारा व्यक्तित्व और हमारा चरित्र दोनों अपनी अपनी संरचना, अपना अपना व्याकरण सीख रहा होता है। मस्तिष्क परिपक्व होता है, मन परिपक्व होता है और सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण इसी उम्र में होता है। सशक्त व्यक्तित्व वाला व्यक्ति एक अच्छे चरित्र का धनी होता है। कुल मिलाकर ये वो व्यक्ति है जिसकी मानसिक शक्ति अपार होती है। उसी मानसिक शक्ति की हम बात कर रहे हैं जो आगे चलकर मानसिक तनाव से आपको बचाती है, जो आप में टॉलरेंस, जूझने की शक्ति, तनाव से लड़ने की शक्ति, resilience, the ability to fight, ability to say no, ability to deal with situation, your ability to find new answers, new options, newer ways of living, newer ways of finding new pathways. They all come from, they arise from your ability to survive. That ability is gift of how fruitful is your childhood. कैसा रहा है आपका बचपन, आपका आपके बचपन में क्या घटनाएं घटी हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, दुखदाई, सुखदाई, जो भी हो। इस तरह जो बच्चे स्कूल में आए हैं, उनमें सब कुछ अच्छा ना होते हुए भी वो एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो सकते हैं और उनकी न केवल प्रतिभा अच्छी होगी बल्कि उनमें मानसिक शक्ति भी
अच्छी होगी यदि हम उन्हें एक अच्छा वातावरण दें। अब ये अच्छा वातावरण कहाँ से लाएँगे और उसकी क्या परिभाषा है, इस पे कभी दूसरी तरह से चर्चा हो सकती है। फिलहाल हमारा विषय है कि आत्महत्या के बारे में हम कौन-कौन से रास्ते निकालते हैं जन जागरण के, वे कौन से तरीके हैं जिनसे स्कूलों में या काम की जगह ऐसे उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं, लोग कैसे पहचानें कि कोई तकलीफ में है और अगर वो ये पहचान लिया जाए तो ये कैसे बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मुख्य विषय यही सामने आता है। हम्म। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे समाज में हमारे छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और ये कोई एक आवाज नहीं है, अनेकों आवाज एक साथ, चाहे वैज्ञानिकों की हों या घर के लोगों की हों, गली मोहल्ले की हों, दोस्तों की हों, पुलिस रिकॉर्ड की हों या अनेक कोई भी रिलायबल सोर्स आप ले लीजिए, ये सामने दिखता है कि आज के बच्चे, आज के युवक तनाव में हैं और उनकी ये समस्या अनेक तरह से सामने दिखाई पड़ती है। तो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हमें देखेंगे कि ये समस्या है क्या और इस समस्या की जड़ें कहाँ हैं, और अगर हमें जड़ें मालूम है तो आजकल क्या सरकारें, विद्यालय, विश्वविद्यालय, लोग अपने आप से वो क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर। और वास्तविक रूप से क्या किया जाना चाहिए, वे कौन-कौन से कारगर तरीके हैं जिनसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को कम किया जा सके और उनका इलाज अच्छी तरह किया जा सके। और उसी के साथ-साथ ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ये समझें कि किसी भी छात्र की विशेष तरह से मदद कैसे की जाए। 2 परिस्थितियों में, पहला, यदि हम पाएँ कि कोई भी छात्र किसी मानसिक समस्या से ग्रसित है, यानी उसे डिप्रेशन है या एंग्ज़ायटी है या अधिक तनाव है, तो हमें क्या करना चाहिए? और उसी के साथ-साथ यदि वो ऐसा भी कह रहा है कि मुझे जीने की इच्छा नहीं है, या आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये लड़का कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ कर लेगा, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ये 2-4 बातें हम जल्दी-जल्दी देखें कि क्या कर सकते हैं। तो हमारे समाज की एक ऐसी संरचना है जिसमें हम उलझे हुए हैं। लोगों के बारे में सोचते हुए हम अपने आप को भूल गए। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मैं इस तरह से कहूँगा कि हम समझते हैं कि ये वो बरसात का पानी है जो हमारे घर में नहीं आएगा। ये वो बीमारी है जो सभी को हो सकती है लेकिन हमें नहीं हो सकती। और हम इस विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ इस समस्या के साथ जीते रहते हैं। कभी-कभी तो हमें आभास होता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं हमारा लड़का तनाव में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर में तो ये हो ही नहीं सकता, हमारा तो अच्छा खानदान है, ये तो संभव नहीं। बहरहाल, जागरूकता की कमी समझ में आती है, मगर जागरूकता और डिनायल, यानी जानबूझकर ऐसे भुलावे में रहना, जैसा कि मैंने अभी कहा, और इन समस्याओं को सामाजिक कलंक के रूप में देखना, ये 3-4 हमारी विशेष समस्या हमारे समाज की है, जो हर परिवार में उपस्थित है।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार में कोई डॉक्टर है, मास्टर है, कलेक्टर है, पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर है, कौन है। रिसर्च हमें ये बताती है कि स्टिग्मा यानी कलंक समझने की समस्या न केवल समाज के और हिस्सों में है, बल्कि डॉक्टरों, अस्पतालों, नर्सेज और पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों में भी उतनी ही है। इसलिए अगर हम ये समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हो गए हैं, हमने डिग्री प्राप्त की है, तो हमारा सोचने समझने का तरीका बदल गया है, हम वैज्ञानिक तथ्यों के रूप से अपने आप को देखने लगे हैं, तो ये बात सही नहीं है। जन जागरण और कलंक को दूर करने की जागरूकता अभियान की समाज के हर हिस्से को आवश्यकता है। ये बात एकदम तथ्यात्मक है। और जब भी कोई भी सरकार हो, गली मोहल्ला कहीं भी जन जागरण का कार्यक्रम बनाए, तो ये सोच कर बनाए कि ये समाज के सभी हिस्सों को टच करे, सभी हिस्सों को छुए, उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दें। ये एक महत्वपूर्ण हमारे सामने चुनौती है। दूसरी, हम ये अच्छी तरह जान लें कि मानसिक तनाव आने वाली महामारी की तरह हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहे। जिस समाज में 50 से 60% लोग किसी एक समस्या से ग्रसित हों, और फिर भी यदि हम ये ना समझें कि ये एक महामारी की तरह है, और ये कोई एक व्यक्ति नहीं कह रहा है, सिर्फ कोई पत्रकार नहीं कह रहा है जिसने किसी न्यूज़पेपर में लिख दिया है। ये मेडिकल के जर्नल्स, बुक्स, किताबें, इन्हें छोड़ दीजिए। बच्चे खुद चीख-चीख कर कह रहे हैं, वो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं कि मैं 95% नहीं ला सकती, मैं अपनी जान दे दूँगी। इससे बड़ा एविडेंस अगर हम खोजना चाहते हैं और उसकी उम्मीद में बैठना चाहते हैं, तो कौन हमारी मदद कर सकता है? लोग चीख-चीख कर कह रहे हैं कि अब हमसे नहीं होता, बोझ बहुत है, और हमारी खामोशी, हमारी उदासीनता 13,000 से अधिक छात्रों को हमसे एक साल में जुदा कर देती। सोचने वाली बात है, एक सामाजिक प्रश्न है, हमें सोचना चाहिए। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, आत्महत्या की घटनाएँ सामने आ रही हैं, बढ़ रही हैं। जो भी आंकड़े दिखाई पड़ते हैं, ये कम है। इससे 6 से 7 गुना अधिक लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं। हम लगभग 1 लाख लोगों की बातें कर रहे हैं, जो किसी न किसी तरह से आत्महत्या का प्रयास करने के बाद, इलाज के बाद अपने घरों में हैं। मगर हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये उतने ही रिस्क पे हैं, उतने ही धोखे में हैं, उतने ही सेंसिटिव हैं दूसरे अटेम्प्ट के लिए जितना पहले थे। हमें ये मालूम है कि लगभग 50% लोग आत्महत्या का प्रयास पुनः करते हैं। इसलिए यदि हम ये जानें कि किसी भी शहर में 100 लड़के आत्महत्या के इलाज के बाद अपना जनजीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए उसमें से 40-50 फिर से प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए उनकी देखभाल अत्यंत आवश्यक है। हमें इस बात को, ये 2 लाइनें याद रखनी चाहिए हर किसी को। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ये लाइनें इन लोगों की मन की दशा को अच्छी तरह से हमारे सामने उजागर करती। हालाँकि दुष्यंत कुमार ने लिखते समय मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रकरण उनके सामने था। उनके सामने समाज के अनेक ज्वलंत दूसरे सवालात थे जिसके बारे में उन्होंने ये लाइनें लिखी। मगर मुझे छूती हैं ये लाइनें जब मैं इस विषय के बारे में सोचता हूँ। और देखिए, मैंने कहा कि लोग लिख-लिख कर बता रहे हैं और हमें जागने की आवश्यकता है। तो तथ्य क्या है? तथ्य है कि कुछ बच्चे, चाहे वो 15 साल के हों या 20 साल के हों,
उनकी समस्या है कि लगभग 40-50% मानसिक तनाव से ग्रसित हैं, लगभग 15-20% डिप्रेशन या अवसाद या निराशा की हालत से परेशान हैं, लगभग 10% किसी न किसी तरह के नशे में उलझे हुए हैं। 10 में से 1 विद्यार्थी आत्महत्या का विचार सर में लेकर घूम रहा है और लगभग 5% बच्चे स्कूलों में, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी हो, डिस्लेक्सिया हो, ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, पीटीएसडी हो, व्हाटएवर जो भी नाम देना चाहें, तनाव से जुड़े हुए साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, उससे परेशान है। तो ये हमारी संख्या है जो लोग जिन्हें मदद की आवश्यकता है और हमारी हमारी कंडीशन क्या है कि हम जी रहे हैं भुलावे में। हम इस सोच में जी रहे हैं कि ये मेरे घर में नहीं हो। हम अभी भी कलंक, धोखा, अज्ञानता, भेदभाव की भावनाओं से में जकड़े हुए। अब अगर देखें कि इन समस्याओं की जड़ें हैं कहाँ? जड़ें हैं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सूचना न होने का। ये मानते हैं कि समस्याएं लोगों में हैं मगर उनका इलाज भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें पहचाना नहीं गया। उन्हें पहचाना नहीं गया है क्योंकि लोगों में उस वो तथ्यात्मक सूचना, वो शिक्षा नहीं है कि वो उसे पहचान सके। पहचानने के लिए, सही इलाज के लिए पहचानना, जल्दी पहचानना अत्यंत आवश्यक है। स्कूल और कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य के कार्यक्रमों के कुछ उदाहरण हम आपके सामने दे रहे हैं। भारतवर्ष में काम तो बहुत हो रहा है, मगर ये बहुत बड़ा देश है, बहुत जटिल समाज है, अनेक तरह की समस्याएं हैं। हर गली मोहल्ले को, हर शहर को अपने-अपने तरीके से समस्याओं का समाधान निकालने की आवश्यकता है। तो जल्दी इलाज हो इसके कई तरीके ढूँढे गए हैं। लोग स्कूलों में जाते हैं, वहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं, इलाज होता है। पहचानते मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, मुंबई में लगभग 40 वर्षों से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाती है। उसी तरह वे कई भारतवर्ष के कई शहरों में है। अभी मैंने देखा इंडियन जर्नल ऑफ सोशल साइकियाट्री ने पूरी वॉल्यूम निकाली है, स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का इवैल्यूएशन किया है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने भी किया है, गाइडलाइंस बनाई हैं चाइल्ड साइकियाट्री में कि कैसे इलाज होना चाहिए। तो काम तो बहुत हो रहा है, मगर क्या उस काम का सभी को फायदा मिल रहा है, इस बारे में सोचना आवश्यक है। स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, पॉसिबल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। यस, हम स्वास्थ्य को शिक्षा में कैसे उसका सामंजस्य कैसे बैठाएं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो शिक्षा ठीक रहेगी। अगर स्वास्थ्य की शिक्षा है, जानकारियां हैं, तो उससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारियों के बारे में जल्दी पता चलेगा। अनेक तरह के प्रयास किए गए हैं, मेंटल हेल्थ नेटवर्क बने हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने प्रयास किए हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने अपने प्रयास किए हैं, साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट्स ने अपने प्रयास किए हैं। एक मोटा-मोटा ये समझ में आता है कि जब भी कोई इनिशिएटिव हमें शुरू करना हो, तो वो अगर एक कार्यक्रम के तरीके से हो, तो उसका फ़ायदा लोगों को ज़्यादा मिलता है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस यानी वो ज़्यादा कारगर भी होता है। यानी कि अगर आप किसी स्कूल में प्रोग्राम बनाएँ कि वी वांट टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डिप्रेस्ड, तो ये कार्यक्रम अधिक सफल होने की संभावना है। हम लोग अपने इस प्रयास में, हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज से संबंध है, जिसमें हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को मिलाकर एक ऐसा यंत्र या मोबाइल ऐप या कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम बना सके, जिससे
लोग अपने मन का तनाव, मन की दशा, होने वाला मानसिक होने वाली मानसिक बीमारी की समस्या, संभावनाओं की तलाश, इस बात पर नजर रखना कि क्या हमें कोई रिस्क फैक्टर है या नहीं है, इनकी जांच हो सके। यानी कैन वी डिजाइन ए मेंटल हेल्थ सर्वे और मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग बेस्ड अपॉन इंडियन कल्चरल वैल्यूज एंड क्वेश्चंस, कि हम कैसे क्या कर सकते हैं इस पे। मेरा ख्याल है 6 महीने में हम लोग जरूर इस हालत में होंगे कि आपको कह सकेंगे कि अब मेरे पास ऐसे तरीके हैं जो यहीं बने हैं और इससे इसकी रिलायबिलिटी है, रिसर्च चल रही है और हमें उम्मीद है कि ये हमारे यहाँ करोड़ों में आवश्यकता है स्टूडेंट्स को देखने भालने और उनसे प्रश्न पूछने की। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन जब भी आएगा तो उससे संभावनाएं बढ़ेंगी। हर क्लास में, हर स्कूल में टेक्नोलॉजी की सुविधा से हम ये जांच पड़ताल कर सकेंगे। न केवल इतना, हम ये भी जांच पड़ताल कर सकेंगे कि जिन्हें कोई मानसिक तकलीफ थी वे अपना देखभाल रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ये और बात है कि कॉन्फिडेंशियलिटी हमें मेंटेन करनी चाहिए, मगर कॉन्फिडेंशियलिटी की भी अपनी सीमा है कि अगर वो आपको ही खतरे में डाल रही है तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी कोई अच्छी चीज नहीं रह जाती। मेरा इशारा इस बात पे है कि अगर कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रखी गई और सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ती रही, अकेलापन बढ़ता रहा, तो मामला मुश्किल में आ जाता है। इस तरह टेंशन को नापने जोखने के कई तरीके हैं, बहुत से प्रयास किए गए हैं। विदेशों से भी हमें रिसर्च प्रोजेक्ट लेके लोग आते हैं। भारतवर्ष में अनेक मेडिकल कॉलेजेस में, कम्युनिटी में, स्कूलों में टेस्ट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। वाई मेंटल हेल्थ सपोर्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू एजुकेशन, ये एक बहुत ज्वलंत विषय है और मेरा एक लाइन में कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा लोगों की किताबों के पहले पन्ने पर होनी चाहिए। बहुत कुछ लिखा गया है, शोध पत्र आए हैं, ये लोगों को उपलब्ध किए जाने कराए जाने चाहिए। अब देखते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। मानसिक समस्याओं की जांच, तो जांच के यंत्र होने चाहिए, सुविधा होनी चाहिए और वे रिलायबल भी होने चाहिए, क्रेडिबल भी होनी चाहिए और सही आकलन होना चाहिए। अगर कोई जा रहा है पढ़ने 1000 किलोमीटर दूर या कहीं बाहर जा रहा है तो एज ए फादर, एज ए गार्जियन, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हमारा बच्चा जो कि युवक है अभी किसी तनाव में है या उसे किसी तनाव में आने की संभावना है या उसे कोई मानसिक बीमारी है या उसे किसी मानसिक बीमारी होने की संभावना है, माजरा क्या है। न केवल यही, उसकी सीमा कितनी है, उसका सही आकलन होना चाहिए, उसकी डिग्री कितनी है, सीवियरिटी कितनी। तनाव क्या बीमारी का पता लगाएं। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सूचना एवं जानकारी दोनों ही प्रदान की जानी चाहिए और समस्या के निराकरण के लिए क्या उपाय हो, इसकी सुविधा भी सामने लाई जानी चाहिए। कई कार्यक्रम विभिन्न देश के विभिन्न संस्थानों में चल रहे हैं। कुल मिलाकर इनके कई टुकड़े हैं। कहीं जागरूकता पर काम होता है, कहीं हम बताते हैं कि वे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे आप पहचान सके कि किसी को साइकेट्रिक बीमारी हो रही है या नहीं हो रही। सहायता की सेवाओं को कैसे बढ़ाएं, मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, कलंक कम करने का क्या तरीका है, माता पिता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, सहकर्मियों की सहायता कैसे ली जाए और शिक्षकों को प्रशिक्षण कैसे दिया जाए। मैं यहाँ पर ये बात पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ कि जितने भी आत्महत्या
को रोकने के एविडेंस बेस्ड तरीके विश्व में पाए गए हैं, उनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम सबसे कारगर पाया गया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं या शुरू कर रहे हैं कि एम्पावरिंग द टीचर्स, अध्यापकों का सशक्तिकरण, इसका भविष्य उज्जवल है। इसमें हम न केवल इस बात की चर्चा करना चाहेंगे कि अध्यापक अपने छात्रों के लिए क्या करें, बल्कि हम इस बात की भी चर्चा चाहते हैं कि अध्यापक अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करें और अपना संवाद छात्रों के साथ कैसे बढ़ाएं, उसमें गुणात्मक परिवर्तन कैसे लाएं, उन्हें ऐसी स्वायत्तता कैसे दी जाए कि वे अपने क्लास के बारे में सोच सकें, अपने स्कूल के बारे में सोच सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि नेशनल प्रोग्राम हो या स्टेट लेवल प्रोग्राम हो, कोई एक प्रोग्राम कभी भी कारगर नहीं होगा। हर स्कूल की पहचान अलग है, हर स्कूल की समस्या अलग है, वहाँ थोड़ा बहुत परिवर्तन, लचीलेपन की आवश्यकता है और वो होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर मुझे रुकना चाहिए क्योंकि और बहुत से वक्ता हैं जो आपसे बातें करना चाहेंगे और मुझे भी उन्हें सुनना है। ये कार्यक्रम अभी 4 दिन चलेगा और मैं आपसे हर दिन कुछ न कुछ, किसी न किसी विषय पे जुड़ूँगा। इस अवसर के लिए धन्यवाद।